वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7 की विज्ञान का पेपर आपके सामने है। अगर आपके विज्ञान का पेपर होना बाकी है तो वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है ताकि आपको जो पेपर है वो अच्छे से हो। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप जो पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इसकी PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और 7वीं का व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है। आपका पेपर हो जाए तो अपना पेपर इस नंबर पर भी आप भेज सकते हैं, अपना और अपने ज़िले का नाम लिखकर इस पेपर नंबर पर आप अपना पेपर ज़रूर भेजना। तो आइए देख लेते हैं आपके विज्ञान का पेपर कैसा आएगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। इनमें से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती हैं। ऑप्शन आपके याक हैं, ऊँट हैं, भेड़ हैं और कुत्ता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इनमें से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो ऊन देखो याक से मिलती हैं, ऊँट से भी मिलती हैं, भेड़ से भी मिलती हैं, लेकिन इस कुत्ते से कोई ये ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो अपना जो आंसर वो क्या हो जाएगा, इसमें कुत्ता हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपकी यह है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत है, क्षुद्रांत है, वृद्धांत्र है या ग्रसिका है। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत और वृद्धांत का मतलब होता है बड़ी आंत। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम जो है वो आपको याद रखना है, क्या होता है, यकृत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उत्तर करेंगे हम यकृत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपके सभी विषय के पेपर आपके यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं मैंने मॉडल पेपर के रूप में, तो आप ज़रूर देख लेना, काफ़ी फ़ायदा उन पेपर से आपको होगा। और अगला प्रश्न आपके कि अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह कौन सा पदार्थ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, एल्कोहल या फिर जल। इसका सही आंसर करेंगे हम लैक्टिक अम्ल। इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही ये जो हमको थकान महसूस होती हैं। अगला प्रश्न आपके चौथा है, विलियन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्या कहलाता है। ऐसा विलियन जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो वो क्या कहलाता है। देखो नीले को क्या कर रहा है, वो लाल कर रहा है, तो उसको कहा जाता है अम्ल। क्या कहते हैं उसको, अम्ल कहा जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को वो लाल कर देते हैं। तो ये आप याद कैसे रखेंगे, इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, अनिल। एक शब्द याद कर लेना, अनिल, आपको ये पक्का याद हो जाएगा। अनिल का मतलब क्या है, अ से अम्ल याद करना है, नी से नीले याद करना है और ल से लाल याद करना है। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। बस इससे आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, तो आपको ये अनिल नाम याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग कैसा होता है। पीला होता है, लाल होता है, नीला होता है या काला होता है। तो इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा अब तक। तो मानव जो रक्त है इसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण कैसा होता है, लाल होता है। ये क्वेश्चन आपके उल्टा भी पूछ सकते हैं कि मानव का जो रक्त है वो लाल रंग का क्यों होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको जिसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि पेड़ पौधों का जो रंग है वो हरा क्यों होता है। किसके कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, कमेंट करके उसका उत्तर आप मुझे ज़रूर बताना। अब ये तो आपके 5 क्वेश्चन हो गए, अब बस सजा वाले एक एक नंबर के। अब आपके 5 रिक्त स्थान आएंगे, वो भी देख लेते हैं हम इसमें। तो अगला प्रश्न आपके, उचित शब्द का छांट करके निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इससे संबंधित है। आपको शब्द दे रखे, निश्चितन है, दमनी है, रासायनिक है, असातुत है और सेकंड है। इनको आपको सही प्रश्न के अंदर जो लिखना है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए परिवर्तन बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं उसको, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इसमें हम भरेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर लिखेंगे हम इसमें रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के लिए जैसे हम कागज़ को जलाना, भोजन का पाचन होना, ये अपने रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं अपन, रेशम कीट के वृक्ष पर पाए जाते हैं। तो रेशम कीट किसके वृक्ष पे पाए जाते हैं, रेशम कीट जो है वो सहतूत के वृक्ष पे पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हम लिखेंगे इसमें सहतूत। क्या लिखेंगे इसमें, सहतूत लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका तीसरा है ये, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ये धमनी के द्वारा होता है।
किसके द्वारा होता है ये? धमनी के द्वारा। तो इसमें हम भरेंगे धमनी। ये धमनी के द्वारा रक्त का परिवहन पूरे शरीर में जो होता है। अगला प्रश्न आपका ये कि नर और मादा युग्मकों का युग्मन या संलयन क्या कहलाता है? तो उसको निषेचन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको कहा जाता है निषेचन। इसको कहा जाता है निषेचन। तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें निषेचन। सही आंसर इसका निषेचन हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है समय का मूल मात्रक क्या है? तो समय का जो मूल मात्रक है वो क्या होता है? सेकंड होता है। इसका आंसर करेंगे सेकंड। सही आंसर कर लेंगे इसमें हम सेकंड। तो इसमें भरेंगे सेकंड। समय का जो मूल मात्रक है वो क्या होता है? सेकंड होता है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है आपके तीसरा प्रश्न जो 2 नंबर का है। इसमें आपको 2 स्टेशनों के बीच की दूरी दे रखी है 240 किलोमीटर। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की आपको चाल याद करनी है। आपको चाल का सूत्र याद होना चाहिए। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है सूत्र? चाल बराबर होता है इसका सूत्र दूरी और बटे में क्या आता है? समय आता है। और चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटे में निकालते हैं। तो दूरी कितनी है हमारे पास में? 240 किलोमीटर। और समय कितना है हमारे पास में? 4 घंटे। तो 4 का भाग देंगे 240 में। देखो 2 में भाग नहीं जाएगा, 24 में भाग जाएगा 6 बार। 4 संग 24, 1 जीरो बचेगा तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रेलगाड़ी है वो कितनी स्पीड से जा रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रही है। ये इसका उत्तर इसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ें अच्छी प्रकार से समझ लेनी है। अगला प्रश्न आपके ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है? इनके बीच में आपको अंतर बताना है। स्व, देखो नाम से ही पता चल रहा है स्व मतलब पौधे, एक ही पौधे के ऊपर है जो परागण होता है। एक ही पौधे में एक ही पादप में जो नर और मादा का जनन अंगों तक जो सीमित रहता है ये परागण, तो इसको हम जो स्वपरागण कहते हैं। जबकि परपरागण में 2 पौधे अलग अलग होते हैं और उनके बीच में जो ये परागण का कार्य होता है तो इसको हम परपरागण कहते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि ऊन कटाई से क्या आशय है? तो ऊन कटाई का मतलब ये होता है कि जैसे जो ऊन देने वाले जो पशु होते हैं जैसे भेड़ हैं, याक हैं, ठीक है, तो उनके शरीर पर जो एक जो ऊन होती है इसको निकाल दी जाती है, उनको ऊन की कटाई कहते हैं। ठीक है, ऊन को काट देना क्या कहलाता है? उनकी कटाई कहलाती है। अगला प्रश्न आपके हैं कि वनों के 3 लाभ बताइए। देखो वन से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे वन से जो हमें शुद्ध प्राणवायु मिलती हैं। वन ज़्यादा वन होंगे तो वर्षा ज़्यादा होगी। इसके अलावा वनों से हमें कई सारी जो चीज़ें मिलती हैं जैसे हरा चारा है, लकड़ी मिलती हैं, इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं, कई सारी औषधियाँ मिलती हैं, फल फूल मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वनों से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न आपका ये कि अपशिष्ट जल क्या है और इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? अपशिष्ट जल का मतलब ये होता है कि वह जल जिसका जो पुनः अपशिष्ट जल जो खराब जल होता है उसको हम अपशिष्ट जल कहते हैं। जिसका उपयोग पहले से किया जा चुका है उसको हम अपशिष्ट जल कहते हैं। और इनसे जो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो जो जितने भी जल जनित रोग हैं वो अपशिष्ट जल के द्वारा होते हैं। जैसे हैजा है, दस्त हैं, पेचिस हैं, हेपेटाइटिस हैं, टाइफाइड हैं, पोलियो हैं। ये सारे के सारे जो खराब पानी पीने से जो रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न 8वां है कि आपके गांव या शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? एक तो उनको सबसे पहले जागरूक करेंगे कि चक्रवात के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक हम ये कह सकते हैं कि जो चक्रवात आपको जो उनको सबको सुरक्षित स्थान पे पहुंचना चाहिए, उनकी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए और साफ और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए। ये सारी बातें आप इसमें चक्रवात के समय लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि घरेलू जो ध्रुवीय भालू है उसको अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं उसको अनुकूलित करती हैं वो बतानी है। कि जो ध्रुवीय भालू होता है वो ठंडे जलवायु प्रदेश में कैसे रह सकता है, क्या क्या उसमें विशेषता होती है वो आपको बतानी है। देखो जो ध्रुवीय भालू होता है उसके का जो फर होता है, फर जो होता है वो सफ़ेद होता है। एक तो फर सफ़ेद होता है तो बर्फ़ भी सफ़ेद होती है, तो उसकी जो आसानी से वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अपना जो बचाव है वो बाकी जंतुओं से कर पाता है। और
अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए उसके पास है जो सफ़ेद फर की 2 मोटी परतें होती हैं और उसकी त्वचा के नीचे जो वसा की एक मोटी परत भी होती है जो उसको ठंड से बचाने का कार्य करती हैं। गर्म दिनों में ध्रुवीय बालू के लिए तैराकी से संबंधित है जिसमें काम उसमें होता है। और छोटा बच्चा मजबूत, इसके अलावा इसमें जो सूंघने की गति है वो बहुत ही अच्छी होती है, इस कारण जो वो यहाँ पे जीवित रह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अम्ल और क्षार में कोई 2 अंतर बताइए और एक एक उदाहरण भी दीजिए। देखो अम्ल क्या होता है, जो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और क्षार का क्या होता है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। अम्ल जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उदाहरण बताना है तो अम्ल जैसे नींबू में पाया जाता है अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये वाले उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल का उदाहरण है। सिरका एसिटिक अम्ल और कास्टिक सोडा ये एक प्रकार का जो क्षार NaOH होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार का उदाहरण है। नेक्स्ट है लोहे को जो लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, कोई 4 उपाय आपको बताना है। तो लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे, 4 कार्य बताएं। तो हम कुछ जो उपाय है वो कर सकते हैं जिससे कि लोहे की वस्तु जो उस पर जंग नहीं लगेगा। तो एक तो ये है कि वैसे जंग लगता क्यों है, तो लोहे का जो संपर्क है वो नमी के साथ में आ जाता है और ऑक्सीजन के साथ में आ जाता है, इसके कारण जो वो जंग लग जाता है। तो एक तो हम ये है कि उसको पेंट कर देंगे, उसके ऊपर कलर कर देंगे। दूसरा तेल लगाकर भी हम उसके ऊपर पानी नहीं रुकेगा। तीसरा ये कि ग्रीस लगाकर, और चौथा है कि इसके ऊपर जो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिसको हम यशद लेपन कहते हैं, गैल्वेनीकरण इसको कहा जाता है, या क्रोमियम का लेपन करके और एनोडीकरण करके या धातु की मिश्र धातु बनाकर भी जो जंग लगने से उसको बचाया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण जो हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी को समझाइए और प्रत्येक के 2 उदाहरण भी दीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऊष्मा चालक होता है क्या। ऊष्मा चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है, उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, सोना चांदी, ये ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का चालन आसानी से नहीं होता है उनको हम ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हैं, इसके अलावा एबोनाइट हैं, लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, ये सभी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 13, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में समानताएं और उनके अंतर को बताना है। तो देखो वायवीय और अवायवीय में क्या समानता होती है, क्या अंतर होता है, वो हम इसमें देख लेते हैं। देखो वायवीय तथा अवायवीय श्वसन कार्बनिक पदार्थों का एक तो अपघटन करते हैं, ये तो इसमें समानता होती है। दूसरा ये कि ये ऊष्मा का उत्पादन करते हैं, दोनों ही ऊष्मा का ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य करते हैं। अब इसमें अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या होता है कि वायवीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। इसके अलावा वायवीय श्वसन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 36 ATP की होती है और अवायवीय से 2 ATP की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न ये है कि मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है और उसके विभिन्न भागों का आपको नाम लिखना है। तो उत्सर्जन तंत्र का आप नामांकित चित्र बना करिए, इसका वर्णन कर देना। फिर आपके अगला प्रश्न ये 16वां क्वेश्चन जिसमें आपको सत्य असत्य प्रश्न पूछे गए हैं कि 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से संयोजित करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। 2 या 2 से अधिक सेलों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो एक बैटरी का कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सत्य। एक का प्लस और दूसरे का माइनस जुड़ते हैं, एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का प्लस दूसरे का माइनस, ऐसे इसको जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन ख है आपके इसमें कि जब किसी फ्यूज में से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं तो वह पिघल कर टूट जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब वह जो अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तो वह जो फ्यूज अपने आप जो टूट जाता है, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करते हैं। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आपके कि विद्युत चुंबक जो होता है वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। तो इसका आपके उत्तर असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। तो ये वाला भी आपके जो सत्य हो जाएगा कि हाँ विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। विद्युत चुंबक विद्युत घंटी के अलावा लाउड स्पीकर में, टेलीफोन का डायफ्राम में, इन सभी में इसका उपयोग
किया जाता है। तो इसमें आपको जो आंसर है वो सत्य ही करना है। 4 नंबर का ये सत्य सत्य में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि समतल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब की विशेषता बताइए और अंग्रेजी वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जिनका दर्पण में बने प्रतिबिंब में समान होता है। यानी कि उसका दर्पण में भी प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा जैसा वो बाहर दिखते हैं। और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता आपको बतानी। एक तो ये आभासी बनते हैं और सीधे बनते हैं, आभासी और सीधे बनते हैं और वस्तु के आकार के बराबर बनते हैं। अब आपको इसमें जो उन अक्षरों के नाम बताने हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के उन अक्षरों को नाम बताने हैं जो मिरर में भी वैसे ही दिखेंगे। जैसे ये मिरर है तो आपका जैसे ये ए है तो इसमें भी ए ही दिखेगा, तो एक तो हो जाएगा आपका ए। बी तो उल्टा हो जाएगा, ये बी इसमें आपके उल्टा हो जाएगा। सी भी उल्टा हो जाएगा, डी भी उल्टा हो जाएगा। फिर आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आपका वैसे वैसे दिखेगा इसमें, तो ये एक दूसरा हो जाएगा आपका एच। फिर आएगा आपके आई, तो आई भी आपके इसमें वैसे ही दिखेगा, तो ये हो जाएगा आपके आई। जे उल्टा हो जाएगा, के भी उल्टा हो जाएगा, एल उल्टा हो जाएगा, एम, एम कांच में भी वैसे ही दिखेगा जैसे बाहर दिखता है, तो ये एम भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एन उल्टा हो जाएगा, ओ वैसा ही दिखेगा जैसा कि कांच के बाहर है, तो ये ओ हो जाएगा। पी क्यू और आर ये सारे जो उल्टे हो जाएंगे, एस भी उल्टा हो जाएगा, लेकिन टी जो है वो टी आपको कांच में दर्पण में भी वैसा ही दिखेगा। टी के बाद में यू, यू भी आपका परिवर्तन नहीं होगा। वी में भी परिवर्तन नहीं होगा, डब्ल्यू में भी परिवर्तन नहीं होगा, एक्स में भी परिवर्तन नहीं होगा, वाई में परिवर्तन नहीं होगा, जेड में परिवर्तन होगा, वो उल्टा हो जाएगा। तो ये वो सारे अक्षर हैं जो कांच में परिवर्तन नहीं होंगे, उनका प्रतिबिंब अक्षर के जैसा ही बनता है। किसी एक पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों का नामांकित चित्र बनाना है। अगला प्रश्न आपका ये है कि जल है तो कल है से क्या तात्पर्य है, जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों होती है, विभिन्न तरीकों को आपको समझाना है। या इसके अथवा में दे रखा है बॉम जल क्या है, इसका बॉम जल और बॉम जल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाना है और उनको चिन्हित भी करना है। 20वां प्रश्न आपके कि मानव श्वसन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है, अंत श्वसन और उच्च श्वसन की प्रक्रिया को समझाना है। या फिर इसके अथवा में कि जब हम कारण बताना है कि जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु से सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती हैं। दूसरा, कोई धावक दौड़ समाप्त करने पर भी सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांसें क्यों लेता है, इन सभी का कारण आपको बताना है। तो ये था आपके विज्ञान का एक पेपर। आपके सभी विषय के पेपर आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो ऐप इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना। साथ ही का व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एंड्रॉयड ऐप इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। और जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है उसका उत्तर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एक प्रश्न आप बताना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।